नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडू हब पर। मैं अवध किशोर आज आपके साथ फिर से एक नए वीडियोज के साथ हाजिर हूं और आज का टॉपिक होगा मेरा प्रोनाउन का। तो साथियों, हम इसमें प्रोनाउन के वो सारी चीज़ को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम लोग इसमें देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के बारे में क्या क्या आप जानते हैं। कृपया आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसके कुछ उदाहरण के तहत समझते हैं। देखिए, रमेश एक अच्छा लड़का है, ठीक है, अच्छा लड़का है। दूसरा है रमेश विद्यालय जाता है, रमेश मेरा अच्छा मित्र है, रमेश के पिताजी एक अच्छे इंसान हैं, रमेश एक डॉक्टर बनना चाहता है। तो देखिए, इस सारे सेंटेंस में, सारे वाक्य में हर बार मेरा रमेश 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 आ रहा है। ये जितने भी पांचों सेंटेंस हैं इसमें मैंने रमेश 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 लिखा है। तो क्या अगर आप ये सुन रहे हैं तो क्या आपको अच्छा लग रहा है? कतई अच्छा नहीं लगता होगा। अगर एक बार हम रमेश को बोलकर उसके स्थान पर अगर वह को फिट करें, जैसे रमेश अच्छा लड़का है, वह विद्यालय जाना चाहता है, नहीं विद्यालय जाता है, वह मेरा अच्छा मित्र है, रमेश के पिताजी यानी उसके पिताजी, यहाँ पर उसके को फिट करते हैं, उसके पिताजी एक अच्छे इंसान हैं। फिर है रमेश एक डॉक्टर बनना चाहता है, यानी वह एक डॉक्टर बनना चाहता है। तो आपने देखा कि जितने रमेश हैं सिर्फ एक रमेश को मैंने लिखा और वहाँ पर हम लिख देते हैं वह विद्यालय जाता है, उसके पिताजी एक अच्छे इंसान हैं। तो इसके जगह पर यानी रमेश के जगह पर जो शब्द हम फिट करेंगे, जो शब्द प्रयुक्त करेंगे, उसे ही हम कहते हैं प्रोनाउन और उसको हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। ये आपको समझ में आ गया होगा। बस इसी का इंग्लिश मैंने लिखा है। वो इंग्लिश क्या लिखा है, डिफिनेशन में आप अगर देखेंगे, ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए नाउन। इसका मतलब सीधा है, एकदम सरल परिभाषा में लेकर आया हूँ कि वह वर्ड जो नाउन के बदले स्टैंड होता है, यानी नाउन के बदले और नाउन के स्थान पर जो आता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके काइंड्स को पढ़ते हैं। देखिए, वो काइंड्स वो महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर, जैसे आपने समझ लिया। और देखिए, अगर यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ वही नहीं, मैं, तुम, आप, इसको हम आगे जानेंगे कि कितने सर्वनाम होते हैं, कौन कौन सर्वनाम होते हैं। तो चलिए अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं। देखिए साथियों, मैंने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को लिख दिया है। तो आप देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं। मैंने यहाँ पर प्रोनाउन के 10 भागों की चर्चा की है। वो 10 भाग क्या हैं, एक एक करके मैं आपको सारे भाग बताऊंगा। तो देखिए पहले कौन कौन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है इसकी भी चर्चा मैं करूंगा। पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो हम एक एक प्रोनाउन को जानते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं वो प्रोनाउन होगा मेरा पर्सनल प्रोनाउन। हम लोग पढ़ेंगे इसमें पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे। देखिए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन आपके साथ बहुत ऐसे कन्फ्यूज़न अभी तक रह गया होगा। तो देखिए,
पर्सनल प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। अब सर सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते क्यों हैं? तो इसके पीछे कारण है। देखिए पहले होता कौन कौन है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सबसे पहले आई होता है, वी, यू, दे, उसके बाद ही, सी और इट होता है। यहाँ पर देखिए कि ये प्रोनाउन जो मैंने लिखा है पर्सनल प्रोनाउन और इसी को मैंने लिखा है सब्जेक्टिव। कभी भी आप इस चीज़ को देखे होंगे जब आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस पढ़ते होंगे तो ये सारा चीज़, ये जो इसकी संख्या जो है वो 7 है। ये सातों चीज़ सब्जेक्ट बनकर आता है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि नाउन के बदले यानी नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड यूज होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं और ये प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जो पहला प्रोनाउन का भेद है उसको इसीलिए कहा जाता है कि ये सारे प्रोनाउंस जो हैं वो सब्जेक्ट बनकर आते हैं। जैसे अगर लिखते हैं कि आई एम अ टीचर, यहाँ पर ये जो आई आया है ये मेरा सब्जेक्ट बनकर आया है। सेकेंड सेंटेंस अगर हम लिखते हैं वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हम लोग यानी हम लोग वी जो यूज हो रहा है वो पर्सनल प्रोनाउन के तरह सब्जेक्ट बनकर आ रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर मैं डैट मीन्स मेरा जो नाम है अवध किशोर उसी के बदले यहाँ आई आया है, तो मेरे नाम के बदले जो आया उसी को तो हम प्रोनाउन कहेंगे। यहाँ पर भी हम लोग का मतलब ज़्यादा संख्या में आदमी है तो वहाँ पर हम लोग का यूज करते हैं, तो ये मेरा हो गया प्रोनाउन। अगर यहाँ पर लिखते हैं यू आर अ स्टूडेंट, यहाँ पर जो यू आया ये भी मेरा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अगर यहाँ पर लिखते हैं जैसे मान लिया जाए अगर लिखते हैं सीता स्कूल जा रही है और दूसरे सेंटेंस में हम सीता के बदले सी को लेते हैं वह के बदले, तो वहाँ पर लिखेंगे सी इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आई, वी, यू, सी ये सारे जो वर्ड आए हैं ये सारे वर्ड आए हैं मेरा सब्जेक्ट बनकर, इसीलिए ये सातों को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं और ये पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट बनकर आता है, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो साथियों अगर इसका हम डिफिनेशन जानेंगे, इसका डिफिनेशन अगर जानेंगे तो ऐसे आप कह सकते हैं कि वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के बदले आता है पर वह सब्जेक्ट बनकर आता है, वह सब्जेक्ट बनकर आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, या तो उसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसको क्या कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि वह प्रोनाउन जो सब्जेक्ट बनकर आ रहा हो उसको हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पर मैंने सारे एग्जाम्पल को आपके सामने रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आप रख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके दूसरे प्रोनाउन का अध्ययन करते हैं जो मेरा है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है साथियों? पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे कि आप देखते हैं पॉजेसिव का अर्थ ही होता है अधिकार। पॉजेसिव का अर्थ होता है अधिकार या संबंध, यानी कि आप कह सकते हैं कि वह प्रोनाउन
जो किसी से संबंध बोध करा रहा हो, वह वर्ड जो किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से संबंध का भाव व्यक्त किया जा रहा हो, संबंध बताता हो, तो उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे? उसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या आता है वो देखिए। पॉजेसिव प्रोनाउन में पहला आएगा माइन, दूसरा आएगा योर्स, तीसरा हम लिखते हैं आवर्स, चौथा होगा देयर्स, फिर लिखते हैं हिज, फिर लिखते हैं हर्स। यहाँ पर आपने देखा कि माइन, योर्स, आवर्स, देयर, हिज और हर्स। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि माइन, योर्स, आवर्स, देयर, हिज और हर्स, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। अगर यहाँ पर कहते हैं यह पुस्तक मेरी है, तो याद रखिए पॉजेसिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बनकर आता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह कलम उसकी है, यह क्लास हम लोगों की है। तो ऐसे जगह पर जो आप प्रोनाउन यूज करते हैं संबंध बताने के लिए, जैसे अगर हम कहते हैं यह पुस्तक मेरी है, नहीं यह पुस्तक मेरी है, डैट मीन्स इस पुस्तक का संबंध मुझसे है, इस पर अधिकार मेरा है, तो वहाँ पर आप इसको क्या बनाएंगे? इसको बनाएंगे दिस बुक इज माइन। जब दिस बुक इज माइन बनाएंगे तो ये जो लास्ट में माइन आया, यही तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो देखिए ये जो माइन है ये आई का ही रूप है। जैसे आप लिखते हैं कि आई, मी, माई, तो यहाँ पर जो इसी में से इसका रूप होता है माइन, और एक आप लिखते हैं माइन। तो माइन जब लिखते हैं तो ये आई का ही रूप है। तो मैं किसी वीडियो में फिर से आपको केस पढ़ा दूंगा, फिर वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। अभी प्रोनाउन का क्लास है, तो देखिए हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर कि पॉजेसिव प्रोनाउन को किस प्रकार हम यूज कर रहे हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस, यह कलम उसकी है। अगर यह कलम उसकी है तो यहाँ पर यूज करेंगे दिस पेन इज हर्स। देखिए तो यहाँ पर जो हर्स वर्ड आ रहा है ये प्रोनाउन आ रहा है, क्योंकि ये संबंध बता रहा है किसी कोई तो व्यक्ति होगा जो ये कलम का मालिक होगा, उसके स्थान पर यहाँ पर हर्स का यूज किया जा रहा है। जो ऐसे वाक्य जो संबंध बताता है उसी को हम कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यह क्लास हम लोगों की है, तो लिखेंगे दिस क्लास इज आवर्स। जब ऐसा लिखेंगे तो यहाँ माइन, हर्स, आवर्स ये मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं। क्या आपको समझ में आ गया होगा? तो कृपया आप कमेंट्स में यस जरूर लिखिएगा। साथियों अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को और इम्फैटिक प्रोनाउन को। आपको एक बात का आश्चर्य होगा कि इधर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और यहाँ पर इम्फैटिक प्रोनाउन है। तो इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों के वर्ड सेम ही तो हैं। क्या आप
अगर सेम दिख रहे हैं तो क्या कुछ अंतर होगा? तो हाँ, ये अंतर है। क्या अंतर है? जैसे देखिए, सबसे पहले आप इसमें वर्ड समझ लीजिए, वो वर्ड आता क्या है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, इट सेल्फ्स और देम सेल्फ, यही वर्ड यहाँ भी आपको मिलेगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक है योर सेल्फ और एक है योर सेल्फ्स और एक है योर सेल्फ्स। ये दोनों में अंतर है। यहाँ पर सेल्फ है और यहाँ पर सेल्फ्स है। इसमें अंतर यही है कि यहाँ पर जब आप योर सेल्फ लिखते हैं तो वहाँ पर सिंगुलर का बोध होता है, और जहाँ पर सेल्फ्स लिखते हैं, मैंने आपको इसके पहले जब इंग्लिश का मेरा ग्रामर चल रहा है उसमें मैंने सिंगुलर और प्लुरल के भी बारे में बताया है। उसमें ये रूल्स बताए गए हैं कि उस रूल्स में मैंने आप अच्छे से क्लियर किया है कहाँ कब कैसे सिंगुलर प्लुरल का यूज करना है, सिंगुलर से कैसे प्लुरल बनाना होता है। अगर आपको नहीं आ रहा हो समझ में तो कृपया उसका लिंक, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और वहाँ पर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो ग्रामर के लिए मैंने बनाया है। वर्ब के बारे में बनाया इसके पहले वीडियो, सारे वर्ब को एक एक करके दिखाया है। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या वर्ब के 12 रूप को आप जानते हैं? 12 काइंड्स ऑफ 12, लेकिन 12 प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं? अगर आपको पता नहीं है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर आप देख लीजिए। आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जब सेल्फ लगता है एफ को हटाकर, यानी एफ को हटाकर आप भी और ई एस जोड़ते हैं, तो एफ को हटाकर जब भी और भी ई एस जोड़ते हैं तो वो प्लुरल बन जाता है। सेम बात यहाँ भी है। योर सेल्फ है यानी एक व्यक्ति है, और जब योर सेल्फ देते हैं, योर सेल्फ्स देते हैं, वो प्लुरल का भाव व्यक्त होता है। अब हम इसके यूजेज को पढ़ते हैं। इसके यूज क्या होते हैं? देखिए, प्रोनाउन का क्या यूज है, रिफ्लेक्सिव ऑफ और इम्फैटिक प्रोनाउन को किस प्रकार हम देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक सेंटेंस हम आपके सामने लिखते हैं। साथियों, एक एक सेंटेंस को आप देखिए, आप समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया। अगर यहाँ पर आप बात करते हैं कि मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया, तो वहाँ पर चोट पहुँचाने का काम कर्ता स्वयं खुद पर कर रहा है। यानी ऐसे आप कह सकते हैं कि जब कर्ता का किया गया फल खुद पर पड़ता है, जब कर्ता का किया गया फल खुद पर पड़ता है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर जो माई सेल्फ का आप यूज करेंगे, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ। अब यहाँ पर जो माई सेल्फ है, वो माई सेल्फ ये दिखा रहा है कि जो काम करने वाला है, जो चोट पहुँचाने वाला है, उसको खुद चोट पहुँचा है। तो यहाँ पर माई सेल्फ जो होगा वो माई सेल्फ होगा मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए, उसने अपने आप को बर्बाद किया। बर्बाद जो किया है उसका फल खुद पर उसी पर पड़ा है। उसने अपने आप को बर्बाद किया, अर्थात कर्ता जो काम कर रहा है वो खुद पर उसका फल पड़ रहा है, नहीं क्रिया का फल खुद पर पड़ रहा है। तो वहाँ पर आप कहेंगे जो वर्ड यूज होगा वो वर्ड यूज होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। यहाँ पर जो उसका इंग्लिश हम लिखेंगे, जैसे उसने अपने आप को बर्बाद किया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही रेंडेड हिमसेल्फ। जब आप हिमसेल्फ का यूज करते हैं तो ये जो हिमसेल्फ आया है वो हिमसेल्फ होगा मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि कर्ता जब काम कर रहा है तो उसका फल स्वयं पर पड़ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, तो हम लोग का होगा वी कैन
डू हेल्प, वी कैन डू हेल्प। अब यहाँ पर अपने आप का जो इंग्लिश आप लिखेंगे आवर सेल्फ्स, वो आवर सेल्फ मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आवर सेल्फ्स जो होगा, आवर सेल्फ्स जो होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो चलिए अब हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन को पढ़ते हैं। तो आप ऐसे इसको कह सकते हैं कि वह प्रोनाउन जिसका फल यानी कर्ता जो काम कर रहा है अगर उस पर उसका ही फल पड़ रहा है तो वहाँ पर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। अब एम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार, एम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार। अगर आप किसी भी सेंटेंस को जोरदार बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने स्वयं बाघ को मारा, तो यहाँ पर क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो और वहाँ पर माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ का प्रयोग किया जा रहा हो तो उसको हम कहेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। तो इसको आप क्या बना सकते हैं, तो इसका भी आप कमेंट्स में बनाइए। मैं आपका वेट करता हूँ, फिर मैं आपको बना कर दे रहा हूँ। मैंने स्वयं बाघ को मारा, आई, मारना का अंग्रेजी किल्ड होता है और यहाँ पर इसका दूसरा रूप लिखेंगे आई किल्ड ए टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मारा। ऐसा आपको क्लियरिफाई कहीं नहीं मिलेगा, आपको इंग्लिश के थ्रू बता दिया जाता है और आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज होना नहीं है, उसने स्वयं ऐसा कहा तो आप लिखेंगे ही सेड सो हिमसेल्फ। फिर आप उसने स्वयं मेरी मदद की तो आप लिखेंगे ही हेल्प मी हिमसेल्फ। अब ऐसे सेंटेंस से आप समझ जाएंगे कि प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन एक जैसा दिख रहा है आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, वो संभवतः क्लियर हो गया होगा। तो एक बार आप देखिए, क्रिया का फल जब स्वयं कर्ता पर पड़ता है तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं और क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है तो उसको हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। वहाँ पर योर सेल्फ और योर सेल्फ में अंतर आप समझ जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है साथियों, नेक्स्ट मेरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन जो किसी वस्तु या व्यक्ति को इंगित करता हो। जैसे आप इंगित करने की बात कहते हैं, एक सेंटेंस के माध्यम से हम इसको समझेंगे। जैसे कहते हैं यह एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है, तो यहाँ पर इस पुस्तक को यह एक कलम है, तो ये कलम को हम इंगित करते हैं कि यह एक कलम है, वह एक बॉल है, तो यह और वह यहाँ पर किसी वस्तु को ही तो इंगित कर रहा है। जो वस्तु को इंगित करने में यूज हो रहा हो तो उस प्रोनाउन को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें आपको कुछ एडजेक्टिव का हम झलक भी बताएंगे, तो देखिएगा जहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वहीं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और जहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है तो रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव भी होता है। तो उसको और बृहद से हम आगे देखेंगे जब एडजेक्टिव को हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 होते हैं, मात्र 4, इसको याद रखिएगा, दिस, डैट, दीज और दोज, बस इतना ही। अगर आप इसको याद रखेंगे तो यही होता है। और जब दिस, डैट, दिस, दोज आता है तो प्रोनाउन के बाद उसको जस्ट वर्ब चाहिए।
जब वर्ब चाहिए तो वहाँ पर प्रोनाउन होता है, और जहाँ पर वर्ब नहीं चाहिए दिस के बाद जब आप देखिए आप इसको करेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे यह एक पुस्तक है, क्या लिखेंगे इसको, दिस इज अ बुक। तो यहाँ पर दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर यहाँ पर आप कहते हैं वह कलम है, वह कलम है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज अ पेन। और ये सब लड़के हैं, तो ये सब लड़के हैं, अगर यहाँ पर यूज करेंगे दीज आर बॉयज। फिर हम लिखते हैं वे सब लड़कियां हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोज आर गर्ल्स। तो यहाँ पर आपने देखा दिस, दिस, डैट और दोज का प्रयोग हम जब कर रहे हैं तो ये जो दिस, डैट, दिस, दोज आया वो प्रोनाउन होगा। लेकिन एक और सेंटेंस जो आपको फंसा सकता है वो सेंटेंस ये होता है, जैसे कि अगर कहते हैं यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, इसको जो हमने पढ़ा था तो आप इसको क्या बनाते हैं, दिस पेन इज माइन। यहाँ पर आपने माइन को देखा, ये माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ भी तो दिस आया। आप ये भी बता सकते हैं सर यहाँ भी तो दिस आया, तो क्या हम इसको प्रोनाउन कहेंगे या फिर और कुछ कहेंगे। तो यहाँ मैंने प्रोनाउन को पढ़ाया, लेकिन प्रोनाउन के बाद मैंने एक बात कहा था कि जब दिस, डैट, दिस, दोज का प्रयोग आप करेंगे तो वहाँ पर आप इसके जस्ट बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन दिस के बाद आपने वर्ब का प्रयोग नहीं किया, दिस के बाद आपने नाउन का प्रयोग किया। जब नाउन का प्रयोग करते हैं तो आपको एडजेक्टिव का भाव व्यक्त होता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि नाउन के पहले प्रायः ऑलमोस्ट जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने देखा दिस के बाद सीधे वर्ब आता है, डैट मीन्स ये प्रोनाउन है। डैट मीन्स क्या है, ये प्रोनाउन है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दिस और डैट, दिस, दोज के बाद अगर वर्ब आता है तो उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। दिस, डैट, दिस, दोज के बाद अगर नाउन आता है तो आप उसको एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। साथियों, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो प्रोनाउन होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि आपको अर्थ से ही पता होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन में इंडेफिनिट का अर्थ ही होता है अनिश्चित। यहाँ पर जब नाउन अनिश्चित में हो, जब नाउन का प्रयोग अनिश्चित रूप में हो रहा हो और उसके लिए आपको कोई भी प्रोनाउन का यूज करना पड़ रहा हो, तो उस प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, तो उस प्रोनाउन को हम कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि आप यूज करते हैं somebody का, somebody कुछ व्यक्ति, somebody यानी गिनती डिफिनिट नहीं है तो उसको हम somebody कहेंगे। anybody कोई, some, all, many, none, one, any या nothing, तो ये जितने भी वर्ड हैं वो वर्ड होगा मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो चलिए इसको हम एक उदाहरण के तहत पढ़ते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं somebody has stolen my pen। somebody has stolen my pen, तो यहाँ पर आपने देखा कि somebody का यूज हो रहा है, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। और यहाँ पर भी याद रखिए somebody के बाद सीधे वर्ब आ रहा है। somebody के बाद यानी इसमें जितने भी वर्ड हैं इसके बाद सीधे वर्ब आ रहा हो तो वो हो जाएगा मेरा प्रोनाउन। लेकिन इसके पहले और इसके बाद
अगर यहाँ पर नाउन आ रहा हो तो ये प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार एनीबडी को जब आप लिखते हैं तो एनीबडी को लिखते हैं तो एनीबडी से भी कोई सेंटेंस बना लेते हैं। वो सेंटेंस क्या बनेगा? तो देखिए एनीबडी कैन हेल्प मी। यहाँ पर एनीबडी जो आया है वो एनीबडी आया है मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन के इंडेफिनिट प्रोनाउन बनकर। और देख लेते हैं ऑल से आप देखते हैं ऑल आर प्रेजेंट। यहाँ पर आपने देखा कि ऑल जो है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। उसी प्रकार और सारे वर्ड को आप प्रयोग में कर सकते हैं, वन को कर सकते हैं, एनी को कर सकते हैं। तो चलिए मैंने लास्ट वाला नथिंग है, नथिंग यूज करते हैं। जैसे हम लिखते हैं नथिंग इज गुड, नथिंग इज गुड कुछ सही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो नथिंग वर्ड आया है ये प्रोनाउन बनकर आया है। तो इस प्रकार ये प्रोनाउन होता है मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो प्रोनाउन नाउन की मात्रा को बताता तो है लेकिन निश्चित रूप से नहीं बताता है, उसके स्थान पर प्रयोग होने वाले प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वह नाउन वह प्रोनाउन जो संज्ञा यानी नाउन की निसंख्या को तो निश्चित नहीं करता है परंतु उसके स्थान पर प्रयुक्त होता है तो उसे ही हम कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। समझ में आ गया आपको? वह प्रोनाउन जो नाउन की मात्रा को तो बताता है लेकिन निश्चित नहीं करता है, परंतु वो वर्ड जो यूज हो रहा है उसको हम कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो चलिए अब हम 5 प्रोनाउन को पढ़ लिए हैं, अब हम आगे चलते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरण करना, तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ आपको मिलेगा। इसमें 3 ही वर्ड आते हैं, ईच, आइदर और नाइदर। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। आप लिख सकते हैं ईच का मतलब होता है प्रत्येक। और आइदर का अर्थ होता है इनमें से दोनों। और नाइदर का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों में कोई नहीं। जब आप दोनों में कोई नहीं लिखते हैं दोनों में कोई नहीं, तो साथियों अब हम इसका देखें यूज कैसे होता है। ईच ऑफ यू इज गिल्टी। जब आप यहाँ पर यूज करते हैं ईच ऑफ यू इज गिल्टी तो आपको आश्चर्य होगा कि सर यहाँ पर यू है तो आपने आर नहीं यूज किया, इज यूज किया। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा तो कैसे यूज किया वो देखिए, वो आगे मैं जब आपको पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट तो उसमें इसकी चर्चा होगी। फिलहाल यही जानिए कि ऑफ से अगर इज के साथ किसी को जोड़ा जाता है तो यहाँ पर सटे हुए प्रोनाउन नहीं, ऑफ के पहले जो इच आता है यहाँ से वर्ब को डिसाइड करते हैं। तो चलिए यहाँ हुआ ईच ऑफ यू इज गिल्टी। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, यहाँ पर हम कह सकते हैं तुम में से प्रत्येक क्या हो? दोषी हो। अब यहाँ पर आगे देखिए आइदर ऑफ यू कैन
आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। यहाँ पर दोनों की बात कही गई है, तो यहाँ पर जो आइदर आया, यहाँ जो आइदर आया है ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज अब्सेंट। यहाँ पर दोनों में से कोई अब्सेंट नहीं है, ऐसी बात कही गई है, तो ये ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे कि आप देखते हैं इच के बाद सीधे अगर वर्ब आ रहा है तो वहाँ पर आप कहेंगे इसको प्रोनाउन, लेकिन इच बॉयज़ यहाँ प्रयोग किया जाता तो इच मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है साथियों, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रिसिप्रोकल होता है। तो आपको बेहद खुशी होगी, रिसिप्रोकल में सिर्फ दो ही आते हैं, इसको ज़्यादा इसमें झंझट है नहीं। सिर्फ ईच अदर और वन अनदर, और दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से। जब एक दूसरे से आप देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं, दे लव ईच अदर, ईच अदर, या तो ईच अदर के बदले आप वन अनदर भी डाल सकते हैं। वन अनदर भी डालेंगे तो ये भी सही होगा। इसका मतलब हुआ वे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब एक दूसरे से प्यार करते यानी एक दूसरे की भावना हो, ने ईच अदर का प्रयोग किया गया हो या वन अनदर का प्रयोग किया गया हो, वो मेरा रिसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन की चर्चा करते हैं। वो नेक्स्ट प्रोनाउन क्या है, वो बड़ा ही मज़ेदार है, ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। साथियों अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन को। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये दोनों प्रोनाउन को हम लोग सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों वर्ड आपको सेम दिखते होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के भी और इंटरोगेटिव के भी। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों को डिफरेंसेस और उसके यूजेस दोनों को पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं रिलेटिव दैट मीन्स यहाँ पर कोई रिलेशन व्यक्त किया जा रहा है, जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो देखिए जैसे दो सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, और यहाँ पर लिखते हैं दूसरा सेंटेंस दिस बुक वाज गिवन टू मी, दिस बुक वाज गिवन टू मी। अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस को लिखा है, दिस इज द बुक, या वही किताब है, दिस बुक वाज गिवन टू मी, जो मुझे दिया गया था। अगर आप इन दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये डैट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखते हैं दोनों सेंटेंस को आप जोड़िए तो लिखेंगे इसको दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ डैट का प्रयोग करके मैंने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, तो यहाँ पर जो व्यक्त किया जा रहा है डैट, वो रिलेशनशिप व्यक्त किया जा रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पर आपने ये भी देखा कि दिस इज द बुक, यहाँ बुक एक बार मैंने लिखा है और ये बुक को फिर मैंने दूसरे सेंटेंस में लिखा, और अगर ये बुक को एक सेंटेंस में लिखना होता तो जैसे कि दिस इज द बुक दैट वाज गिवन, तो यहाँ पर भी आप देते दिस बुक, ये दिस बुक को दैट ने इसके पुनरावृत्ति को रोका है। जब इसके पुनरावृत्ति को रोका जाता है तो वहाँ पर जो प्रयुक्त होता है उस प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एक और सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे कि द बॉय who is playing is my brother।
तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है और ये हु इस वाई को पुनरावृत्ति के लिए रोका है। जब पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयुक्त किया गया वर्ड होता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और यही पुनरावृत्ति के बदले जो हु का प्रयोग किया गया है और हु के बाद जितने भी सेंटेंस आपने पढ़ा होगा वहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क्स देखते होंगे, लेकिन ये एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स नहीं दिया गया है, वहाँ पर फुल स्टॉप है। इसका मतलब जब क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है वो इंटरोगेटिव होता है, लेकिन जब नाउन के पुनरावृत्ति को रोकने की बात होती है तो वहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर WH वर्ड भी रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इसको समझना एकदम आसान है। जैसे आप लिखते हैं हु इज ही, आप यहाँ पर देखते हैं हु इज ही, ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन हु का प्रयोग कोई व्यक्ति के लिए ही किया गया होगा। जब व्यक्ति के लिए किया जाता है, हु कोई व्यक्ति होगा या वस्तु होगा, तो यहाँ पर हु व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, कोई व्यक्ति के लिए आया है वो प्रोनाउन होगा। जैसे आप कहते हैं विच, तो विच जो वर्ड होता है, ये विच वर्ड कोई वस्तु के लिए आता है, तो यहाँ पर जो विच का प्रयोग हम करेंगे तो ये होगा मेरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे अगर हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो देखिए यहाँ पर व्हाट का प्रयोग किया गया है और व्हाट के बाद ये वर्ब का प्रयोग किया गया है और व्हाट जो है किसी व्यक्ति के नाम के ही तो बदले आया होगा। अगर यहाँ पर आप कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो व्हाट के जगह पर कोई व्यक्ति अपना नाम सेट करेगा, तो जो नाम सेट करेगा वो नाउन होगा, उसके बदले ही तो व्हाट आया है। जब उसके बदले व्हाट आया है तो ये क्या होगा, ये होगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और मैनुअली आप यही जान लीजिए, ये वर्ड के बाद जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन तब होगा जब वहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क्स देखेंगे। जब तक क्वेश्चन मार्क्स नहीं होगा तब हो जाएगा मेरा रिलेटिव प्रोनाउन, और जैसे ही क्वेश्चन मार्क्स आएगा वो हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन इसमें खासियत ये है, इसमें डैट होता है और इसमें डैट नहीं होता है। डैट के लिए एक अच्छा संदेश आपको बता देते हैं कि डैट जो होता है, जैसे आप यहाँ पर हु का प्रयोग किए हैं, ये व्यक्ति के लिए होता है। विच का प्रयोग जब आप करेंगे तो वो वस्तु के लिए होगा, लेकिन डैट का प्रयोग वस्तु के लिए भी होता है और व्यक्ति के लिए भी होता है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। लेकिन साथियों, आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा संसार आलोकित हो। धन्यवाद।